Hello, good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is Revolt of 1857. This chapter is going to be elaborated about the 1857 revolution, as you have already heard that 1857 की क्रांति. तो 1857 की क्रांति बेसिकली थी क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इसमें हम जानेंगे कि कैसे ये हुई, कहाँ से शुरू हुई, और जो लास्ट एम्परर था मुग़ल का वो क्यों जो है वहाँ रंगून से निकाला गया, एग्जिल टू रंगून, व्हाट हैड हैपेंड इन द ईयर 1857 इन इंडिया. अब इंट्रोडक्शन ये बताता है कि 1857 जो साल था वो विटनेस करता है आर्म रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन पार्ट ऑफ द सेंटर इन नॉर्दर्न इंडिया विच नियरली ब्रॉट डाउन द ब्रिटिश रूल इन नॉर्थ इंडिया. मतलब जो उत्तरी भारत में जो हथियार के द्वारा अगर ब्रिटिश इंडिया को नीचा दिखाया गया और ब्रिटिश इंडिया से लोहा लिया गया, तो वो हथियारों के द्वारा जो लोहा लिया गया वो पहली बार 1857 में. उसके पहले तो अहिंसा और इन सब की बातें चलती थी, बट जो आर्म रिवोल्यूशन हुआ दैट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया. तो कुछ सेंट्रल यानी मध्य भारत और कुछ उत्तरी भारत, इन दोनों के में ये चीज़ें हुई थी. और इसके वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने प्रभाव से कम हुआ नॉर्दर्न इंडिया में. अब रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ, क्या चीज़ें हुई. दिस रिवोल्ट विटनेस लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस, है ना. ये क्या लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस हुआ वहाँ पे. रिवोल्ट में जो है लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस हुआ. उसके बाद क्या कहता है कि बहुत बड़े लेवल पे हिंसा हुई. दूसरी चीज़ कि which was instigated by both sides. British counter-revolt measures including public execution of rebels, blowing them off from cannons and indiscriminated burning down of villages. उनको उनके घरों को जला करके, उनको कैनन से मार करके. रिविल्स ऑल्सो मैसेकर्ड द वाइट सिविलियंस एंड द रिविल्स ऑल्सो, और इसमें बहुत सारे वाइट सिविलियंस, यानी जो मैसेकर मतलब होता है नरसंहार. नरसंहार का मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना. तो रिवील्स ऑल्सो मैसेकर्ड द वाइट सिविलियंस, ऐसे लोग जो वाइट दिखते थे, इंडियन ही भले थे, सिविलियंस थे, उनको भी इसमें अपनी प्राणों की बलि देनी पड़ी. द रिवोल्ट इंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन. जो ये रिवोल्ट था ये ख़त्म हुआ. द रूल ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी इंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया. रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने यहाँ पे नियम चलता था, उसको ये ख़त्म करता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. किससे? पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा. पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, तो एक कानून पारित किया जाता है पार्लियामेंट का. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन. बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, कि ब्रिटिश क्राउन से अब एडमिनिस्ट्रेशन वापस लिया जाता है. देयर वर मेनी कॉजेज व्हाट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. बहुत सारे ऐसे कॉज थे जिसकी वजह से 1857 का ये जो है क्रांति हुआ. बहुत सारे ऐसे कारण थे. दे कैन बी ब्रॉडली स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. उनको हम ब्रॉडली इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें वो थी. सो व्हाट इज़ अ रिवोल्ट और अ रिविलियन. इसको जो है जान लेते हैं. रिवोल्ट क्या होता है, रिविलियन क्या होता है. रिवोल्ट इज अ सडन वायलेंट एंड ब्लडी आउटबर्स्ट ऑफ द पीपुल्स रैथ. यानी रिवोल्ट मतलब होता है अचानक से अगर बहुत सारे लोग मिल करके कोई एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जहाँ पे खून निकलता है एक दूसरे का, है ना, बहुत तेज़ी से एक दूसरे के ऊपर झपटते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग मिल करके किसी एक शासन सत्ता या किसी के खिलाफ अपना आवाज़ उठाते हैं, उसको रिवॉल्ट बोलते हैं. इट कुड बी वेल प्लान, ब्लडलेस और लॉन्ग ड्रॉन. ये ब्लडलेस भी हो सकता है, वेल प्लान भी हो सकता है, और लॉन्ग ड्रॉन भी हो सकता है. इट एम्स एट अ मेजर चेंज विच मे लीड टू अ चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रिवेलिंग अफेयर्स. है ना, मतलब एक तरीके से इसका एम जो होता है वो मेजर चेंज चाहता है, मतलब सिस्टम में, विच मे लीड टू ए चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रिवेलिंग अफेयर्स. और उससे कहीं ना कहीं जो चलने वाली प्रक्रिया होती है वो उससे प्रभावित होती है इनकी मांगों से. इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल सपोर्ट इट. तो रिवोल्ट तभी पॉसिबल है जब
कोई बड़ा संख्या में लोग इसको सपोर्ट करें। अब क्या होता है कि जो सोशल और इकोनॉमिक कारण जो बनते हैं इसके लिए, वो बनते हैं चेंज इन पैटर्न ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या क्या कारण मुख्य बनते हैं उस पर आइए हम बात करते हैं। तो मेजर चेंज तो बनता है कि जो चेंज इन पैटर्न ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, जो उस समय का ट्रेड का पैटर्न चल रहा था, जो उस समय का ट्रेड का पैटर्न फॉलो किया जा रहा था, उस पैटर्न में जो बदलाव किया गया। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन देयर इनिशियल डेज ब्रॉट देयर वर फ्रॉम लोकल मार्केट, सो द आर्टिजन्स बेनिफिटेड। वो अपना सामान कहाँ से खरीदते थे? लोकल मार्केट से। और उनके सामान खरीदने की वजह से फ़ायदा किसको होता था? लोकल आर्टिजन्स को, जो उस एरिया के जो स्थानीय जो कलाकार थे, स्थानीय जो शिल्पकार थे, हस्तशिल्प जो कास्ट लोग थे, उनको, आर्टिजन्स को फ़ायदा होता था। बट इन 18वीं सेंचुरी आते आते, जो 18वीं शताब्दी आते आते, द पैटर्न ऑफ ट्रेड अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज। तो चेंज हो जाता है। ये क्या होता है कि पहले ये अंग्रेज है मान लिया, है ना, इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। ये अंग्रेज हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी है। तो पहले ये किससे खरीदती थी? ये खरीदती थी लोकल मार्केट से, ठीक है, ये खरीदती थी लोकल मार्केट से, है ना। और ये है मान लिया, ये खरीदती थी लोकल मार्केट से, तो ब्रिटिश खरीदती थी लोकल मार्केट से। नाउ पैटर्न हैज़ बीन चेंज। इससे क्या हुआ? पैटर्न में क्या बदलाव आया? बट द 18th century द पैटर्न ट्रेड अंडर ड्रास्टिक विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, many new industries came up with the started manufacturing on the large scale. These products needed new market for the goods to be sold, so India was reduced to be raw material producing country. Raw material from India was exported to the goods which were made out of these material were sold back in India. So the British traders made enormous profit in these two-way trade, all at the expense of Indians. फिर इन लोगों ने क्या करने लगा? हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था, है ना, वो रॉ मटेरियल ये खरीदने लगे। इस रॉ मटेरियल को वो बेचने लगे कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में, यानी इंग्लैंड में, क्योंकि वही इंग्लैंड में नई इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई थी। और इंडिया वाज एक्सपोर्टेड टू गुड्स विच वर मेड, इंडिया वाज एक्सपोर्टेड द गुड्स विच वर मेड आउट ऑफ दीज मटेरियल वर सोल्ड बैक टू इंडिया। यानी वही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में आया था। तो ये क्या करते थे कि ये फिर बेच देते थे किसको? ये बेच देते थे, यही चीज़ बेच देते थे ये तो ये चीज़ ये बेचते थे। इंग्लैंड रिवोल्यूशन आया था इंग्लैंड को, ठीक है। अभी क्या होता था कि सो इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और इससे ये सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री रह गया था। यानी पहले क्या होता था कि अंग्रेज सीधे खरीदते थे इंडियन से, है ना, ये ब्रिटिश है, ये इंडियन है। अभी क्या कर दिया? अब ये इससे खरीदते थे तो इनको फ़ायदा होता था, क्योंकि इनको खरीदते थे और कहीं और मतलब बेचते थे। अब क्या किया? अभी इन्होंने इंडियन से ख़रीदा तो, लेकिन सिर्फ क्या? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल ख़रीद के इसको वापस भेज दिया किसको? एक थर्ड कंट्री को, लेट एज्यूम इंग्लैंड, है ना, यूके, ठीक है। इनसे फिर क्या लिया? वापस में सामान लिया और वापस में इंडिया में बेचा। मतलब डबल तरीके से फ़ायदा, एक तो रॉ मटेरियल लेके फ़ायदा, वापस में इन्हीं को सामान बेचते थे। सो ये जो है, इस तरह से रॉ मटेरियल रिड्यूस एक कंट्री हो गया था कि भाई सिर्फ रॉ मटेरियल ही मिलेगा। इससे इंडियंस को अंदर से धक्का लग रहा था कि ये हमारे चीज़ों को हम ही से ख़रीद रहे हैं और हम ही को बेच रहे हैं। सो द ब्रिटिश ट्रेडर्स मेड एनॉर्मस प्रॉफिट, और इससे इन लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया इन दिस टू वे ट्रेड। इसको टू वे ट्रेड का है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द इंडियंस, और सब वो इंडियन एक्सपेंसेस हुआ करते थे। अब फिर दूसरी चीज़, डिसकंटेंट अमंग द पीपल, मतलब लोगों के मन में इनके प्रति एक जो भावना आ गई थी, लोगों के अंदर असंतोष की भावना हुआ करती थी। द स्टेट्स ऑफ मेनी लैंडलॉर्ड्स
were taken over by the East India Company when the native province came under the company denomination. जब कंपनी के अंडर में चीज़ें आने लगी तो कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज, तो जब अंग्रेज़ों के अंदर में चीज़ें होने लगी, द नेटिव प्रोविंस केम अंडर द कंपनीज डोमिनेशन। तो नेटिव प्रोविंस मतलब जो बगल के जो राज्य होते थे और उनको कंपनी यानी ब्रिटिश के लोग धीरे धीरे अपने हाथ में उनकी सत्ता लेने लगे। द डिस्पोज्ड लैंडलॉर्ड्स फाउंड देमसेल्फ विदाउट अ सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे जमींदार जो अपने आप को समझते थे कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा, तो दे देमसेल्फ विदाउट अ सोर्स ऑफ इनकम, दे वर अनेबल टू वर्क एंड वर दस कंडेम्ड टू पेन्यूरी। The degeneration condition of the nobles and landlords led to the loss of patronage of local artisans and craftsmen. Soldiers who were disbanded found themselves with no source of income, so there was a lot of discontent. यानी कई ऐसे लोग जो ऐसे सोल्जर हो, चाहे वो कोई बूढ़ा साम्राज्य का अधिकारी हो, इन लोगों के साथ खराब व्यवहार किया जाता था। उनको वर डिसबैंडेड फाउंड देमसेल्फ विथ नो सोर्स ऑफ इनकम, को कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और धीरे धीरे यही कहीं ना कहीं देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट, और इस वजह से कई लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट टू दीज गाइज। तो इसका मतलब कि इनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष था। इससे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो डिस्पोज लैंडलॉर्ड्स थे, जो ऐसे लोग थे, नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड से, लेड टू लॉस ऑफ पेट्रोनेज ऑफ लोकल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। इन सब के अंदर सोल्जर्स जो कि डिसबैंडेड थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अंदर अंदर उनके असंतोष चल रहा था इनके प्रति। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़। एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी अपनी अपनी एक्टिविटी, डिस्पोज लैंडलॉर्ड मतलब वही होता है ना कि ऐसे लोग, ऐसे लैंडलॉर्ड जिनसे उनकी ज़मीनों को उनसे ले लिया गया था, उनको डिस्पोज लैंडलॉर्ड बोलते थे। एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, मतलब क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो एक्टिविटी चल रही थी वो भी बहुत गलत चल रही थी। कैसे? व्हेन द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड चर्चेज, जब गवर्नमेंट ने चर्चेस को इस्टेब्लिश किया, एंड अपॉइंटेड चैपलेन्स, चैपलेन्स मतलब क्रिश्चियन ऑफिशियल एक हुआ करता था, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजियस नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था की रिलीजियस यानी धार्मिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं उसको चैपलिंग बोलते थे, उस पद का नाम चैपलेन्स था। हु अपॉइंटेड एज चैपलेन्स फॉर इट एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, और वो किस पे था? गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे था, सरकारी पैसे पे था। When a government established churches and appointed chaplains for its government expenses, at government, the people grew wary. They took it to be moved to convert them to Christianity under the new regime. और उन्होंने इसको ऐसे लिया कि आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में अंडर न्यू रेजिम, नए मतलब अवतार में, नए अपने टेन्योर में आप उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ? और एक नया चीज़ क्या उभरा? पासिंग ऑफ न्यू लॉज। क्या था? बाय दिस टाइम इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू बी वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस समय तक आते आते इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी अच्छे से समझ में आ गया था। सो दे स्टार्टेड व्यूइंग द प्रिवेलिंग कंडीशन अराउंड देम इन अ मोर रैशनल एंड लॉजिकल मैनर। और उन्होंने चीज़ों को एक मोर रैशनल यानी बहुत अच्छे तरीके से और लॉजिकल तरीके से देखना शुरू किया। मेनी ऑफ देम टुक अप द काज ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड पुश्ड फॉर रिफॉर्म मेजर्स। उनमें से बहुत सारे लोगों ने सामाजिक बदलाव के तहत अपना वर्क शुरू किया, इसको लिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स इनकरेज्ड बाय द सिचुएशन स्टार्टेड कंस्टिट्यूटिंग लॉज अगेंस्ट सम कॉमन सोशल प्रैक्टिसेस। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, प्रशासक थे, encouraged by the situation started consulting laws against some common social practices। उन्होंने नए नए नियम खोजने शुरू किए कि जो कॉमन सोशल प्रैक्टिस है उसके अगेंस्ट में। some of the laws passed were the act banning of the sati and widow remarriage act। कुछ ऐसे भी नियम पास किए कि जो एट द एक्ट बैनिंग ऑफ द सती यानी एंड द विडो रीमैरेज, रीमैरेज करना सती का और विडो का, जो समय होता था कि पति मर जाता था
तो पत्नी को जला दिया जाता था। तो एक एक्ट पास किया गया कि नहीं भाई अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको रीमैरिज करने का अधिकार होगा। दिस वाज रिजेंटेड बाय द इंडियंस, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनके नियम के खिलाफ था। दे इवन लुक्ड अपॉन द रिफॉर्मिंग जील ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल विद सस्पिशन। इवन उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ऑफिशियल के कुछ जानबूझ के ऐसा करना चाह रहे रहस्यमय तरीके से। दे वर अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एज पीपल ऑफ ऑल कास्ट वुड हैव टू ट्रेवल इन द सेम कंपार्टमेंट। और क्या था, कहीं ना कहीं जो कुछ लोग ऐसे भी थे, देवर अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के इंट्रोडक्शन से वो खफा थे। क्यों? क्योंकि एज ए पीपल ऑफ ऑल कास्ट, सभी धर्म जात संप्रदाय के लोगों को वुड हैव टू ट्रेवल इन द सेम कंपार्टमेंट, एक साथ ही चलना पड़ेगा, तैयारी एक साथ ही ट्रेवल यात्रा करनी पड़ेगी एक ही कंपार्टमेंट में। दे वर शॉक्ड व्हेन ए लॉ वाज पास्ड विथ विच अलाउड हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट देयर इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब वो एक तरीके से बहुत शॉक हो गए ये देख के कि हिंदू जो है तो कि उन्होंने देख के कि एक नया नियम ही पास कर दिया गया कि दे वर शॉक टू दैट विच अलाउड हिंदू, जो हिंदू को अलाउ करता था टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, टू इनहेरिट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिससे कि आप अपने पिता की शक्ति से जो मतलब संपत्ति पाने में कोई भी मतलब अड़चन ना आए। ये सारे रीजंस थे। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिवोल्ट में पॉलिटिकल कॉज क्या हुए, पॉलिटिकल कॉज क्या थे, क्यों पॉलिटिकल कॉज। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो मतलब उनका एक नियम आया, एक सिद्धांत आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ये था, एक सिद्धांत ये कहता है कि अगर रूलर जो भी शासक है या नेटिव प्रिंस जो भी है वहाँ का, अगर वो अपना कुड नॉट अपॉइंट देयर एडॉप्टेड सन टू द थ्रोन, वो अपने सिंहासन पे कोई अपना दत्तक पुत्र नहीं रख सकता, उसका अगर लड़का या लड़की खुद की होगी तभी वो अगला राजा बनेगा। दिस वाज अपोज्ड बाय नाना साहब। नाना साहब ने इसका विरोध किया। द एडॉप्टेड द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, और उन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड के बच्चे को अडॉप्ट किया। सिंस ही वाज नॉट रिकग्नाइज्ड एज द लीगल हेयर, क्योंकि वो लीगल हेयर उसके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से नहीं थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द पेंशन हिज फादर हैड बीन गेटिंग, वो इवन उनके पेंशन से भी वंचित कर दिया गया जो उनके पिता को मिलता था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम पुटिंग हर एडॉप्टेड सन ऑन द थ्रोन, और सेम वही हुआ रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। रानी लक्ष्मीबाई को भी अपने बच्चे को, एडॉप्टेड बच्चा जो दत्तक पुत्र था उसको वो नहीं माने। The house of the Mughal was humbled when it was announced that the successor of Bahadur Shah Jafar would not be allowed to use their imperial title, and furthermore, मतलब बहादुर शाह जफर would not be allowed to use their imperial titles, and furthermore they would not be allowed to use the historic Red Fort as their palace। मतलब वो ये भी नहीं यूज़ कर सकते रेड फोर्ट को एज देयर पैलेस, अपने महल के लिए। मुगल वॉज हम्बल्ड व्हेन इट वॉज अनाउंस, तो हाउस ऑफ मुगल वॉज हम्बल्ड, यानी इससे मुगल जो थे ये थोड़ा कृतज्ञ हुए कि चलो हमको इतने पे ही मतलब कोई हमारा नुकसान नहीं कर रहा है, इतना ही मान जा रहा है टाइप का। एक्सपोजर ऑफ द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, यानी लोगों के अंदर इस चीज़ को जो एक्सपोजर ऑफ द मिथ, एक ऐसी झूठ या मतलब फरेब कह सकते हैं या झूठी अफवाह थी कि ब्रिटिश अजेय हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता था। तो उसके लिए क्या क्या कारण हुआ करते थे, उसका एक्सपोजर कैसे हुआ, उसको लोग कैसे जाने कि ये झूठ है या। ब्रिटिश हैड सफर्ड वेरी हैवी लॉसेज इन द फर्स्ट अफगान वॉर एंड द क्राइमियन वॉर। They also faced losses while quelling the rebellion of the Santhal tribe और बिहार एंड उड़ीसा। इन सब कार्यों की वजह से जो आपके ये थे ब्रिटिशर्स थे तो वो थोड़ा सा टूट चुके थे। The losses were not just in terms of resources and might, but more significantly it showed vulnerability of the British। इनका लॉस जो था वो नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ रिसोर्स एंड माइट, मतलब सिर्फ संसाधन का ही लॉस नहीं था,
बट मोर सिग्निफिकेंटली इट शोड वल्नरेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश। इससे कहीं ना कहीं वो असहाय महसूस करने लगे थे, है ना। तो इसके लिए जब वो असहाय महसूस करने लगे तो इसके लिए क्या क्या मेजर वो थे, रीजंस थे, आइए हम जानते हैं। मिलिट्री कॉज, पहला क्या था, मिलिट्री कॉज। आ जाओ, अंदर आओ। तो जो मेजर कॉज थे उसमें एक कॉज पॉलिटिकल तो हमने जान ही गए। पॉलिटिकल में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था, एक्सपोजर ऑफ मिथ ऑफ ब्रिटिश था, और मतलब ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी, अजेयता की बात जो थी। अब मिलिट्री कॉज क्या क्या थे, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको कंपनी में जो है मतलब ख़राब काम दिया जाता था, ज़्यादा काम लिया जाता था। और कई बार तो उनके साथ ऐसा भी हुआ कि जो है उनको सर्विस, जो उनका इनलिस्टमेंट था फॉरेन सर्विस, उसमें उनको निगेटिव टास्क दे करके उनको ये बताया जाता था कि आप जो है इल ट्रीट टाइप का बिहेव जो उनके साथ किया जाता था। दे वर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ फॉरेन सर्विस, उनको फॉरेन सर्विस नहीं दिया जाता था, है ना। अलाउंस और द भत्ता नाम उस समय होता था, जिसमें उनको पैसा अलग से मिलना चाहिए, भट्टा नाम से, वो नहीं मिलता था। और विद द कमिंग ऑफ द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट एक आया था, सोल्जर्स इनलिस्टेड इन द कंपनी हैड टू सर्व वेर एवर दे वर ऑर्डर्ड टू गो। उनको जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पे भी भेजा जाएगा वहाँ उनको जाना ही पड़ेगा। एज द ब्रिटिश फ्रंटियर वर एक्सटेंडिंग इट मेंट दैट हैड टू सर्व इन एलियन लैंड्स। इसका मतलब उनको कहीं पे भी किसी भी जगह जाना पड़ सकता था। मोस्ट ऑफ द ट्रेवल इन्वॉल्व सी व्योगा विच वॉज अगेंस्ट देयर कस्टमरी प्रैक्टिसेस। मतलब कई ऐसे काम भी कराए जाते थे जो उनके संस्कार, रिचुअल्स इसके खिलाफ थे। इमीडिएट कॉज क्या थे, इमीडिएट कॉज ये थे कि जैसे कंपलसरी ट्रैवल दैट ऑफन इंडियन सी होगा, वो तो हो ही गया। इमीडिएट कॉज ये थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन फील्ड राइफल्स, है ना। ये सबसे ख़राब बात यहाँ पे, विथ कार्टेज विच वर ग्रीस्ड विथ एनिमल फैट। मंगल पांडे मूवी आप सबने देखी होगी, मंगल पांडे का जो वो था वो यहीं से शुरू हुआ था। क्योंकि इमीडिएट कॉज में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने मतलब इंडियंस की जो इंडियंस का जो मेजर चीज़ है कि इनके अंदर से इनके धर्म और रिलीजन के प्रति नफ़रत पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनफील्ड राइफ़ल्स, उन्होंने नए राइफ़ल्स इस्तेमाल शुरू किए। और उसके कार्टेज जो हुआ करते थे वो ग्रीस किए रहते थे एनिमल फैट से। मतलब उसमें जो कार्टेज को मुंह से खींचना पड़ता था और वो एनिमल यानी जो है जानवरों के चर्बी से बना होता था। तो उससे जैसे कि हिंदू और मुस्लिम सिपाही जो थे वो रिफ्यूज़ कर दिए कि भाई हम इस ग्रीस को नहीं छुएंगे। तो ऐसा सब होने के बाद इवेंट ऑफ द रिवोल्ट जो था वो 29 ऑफ मार्च को मतलब 1857 में मंगल पांडे सिपाही ने रिपोर्ट कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड और हैंग्ड, और उसको क्या किया गया, अरेस्ट करके हैंग यानी लटका दिया गया। ऑन 9 में 1857 सिपाही इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ द इनफील्ड राइफल। 9 मई को मेरठ के एक सिपाही ने इसको इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। और 11 मई को बैन ऑफ सिपाहीज फ्रॉम मेरठ मार्च टू रेड फोर्ट, जो सिपाहियों के ऊपर बैन किया गया था वो किधर बैन मूव कर देते हैं, रेड फोर्ट की तरफ वो अपना मूव कर लेते हैं। एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज एम्परर, और उनको बहादुर शाह जफ़र को एम्परर बनाने के लिए वो लोग मांग करने लगते हैं। 8 जून 1857 आते आते मिंटियर्स जो थे वो कैप्चर कर लिए जाते हैं, है ना। इन लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं ये लोग। द ब्रिटिश हाउएवर रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड इम्प्रिजन बहादुर शाह, ही वॉज एक्साइल टू रंगून। और बहादुर शाह को बहादुर शाह को कैप्चर करके उनको रंगून भेज दिया जाता है, बहादुर शाह को गिरफ्तार करके। द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर एरियाज, और ये जो क्रांति थी ये कहीं ना कहीं दूसरे भी क्षेत्रों में ये धीरे धीरे फैल जाती है। ये बात यहाँ से निकल के दूसरे क्षेत्रों में भी फैल जाती है। तो अभी आपको इसके जो सेंटर ऑफ लीडर्स जो थे, अब क्या होता है कि जो ये बात रहती है वो फैल जाती है ना। ये जो रिवोल्ट की घटना होती है, जो चारों तरफ सिपाही लोग रिवोल्ट कर देते हैं, ये फैल जाती है।
और इसकी वजह से सब तरफ जितने भी छोटे मोटे रियासत होती है उन लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स का इस तरह की दुर्भावना इंडियंस के प्रति जो रहती है वो चारों तरफ स्प्रेड ऑफ द रिविलियन ये फैल जाता है। कानपुर में नाना साहब इन मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट कहाँ कहाँ थे? कानपुर में नाना साहब को अडॉप्टेड द सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव, उन्होंने लास्ट पेशवा जो बाजीराव को के बच्चे को गोद लिया था, उसने लेड द रिवोल्ट। नाना साहब had a grouse against the British since he had been denied the family title and also been banished from Pune। नाना साहब के अंदर से ये खींच बहुत दिन से ही थी और उनको अपना टाइटल लिखने से मना कर दिया गया था और पूना में जो वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। तो जो मेन सेंटर हुए वो हुए झांसी, कानपुर, आरा, दिल्ली और अवध, ये मेन सेंटर हुए थे रिवोल्ट के। इम्पॉर्टेंट लीडर वर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, भक्त खान और बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो भी कहीं ना कहीं इसकी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थी और जो इसका सुपरविज़न हुआ, सप्रेशन हुआ रिवोल्ट का, सप्रेशन रिवोल्ट का ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं रिवोल्ट को सप्रेशन कराने के लिए बहुत वर्क करना पड़ा। और इसका सप्रेशन हुआ कैसे? बेसिकली कंपनी रिप्रेस द रिवोल्ट विथ फुल फोर्स, है ना, इसको दबाने के लिए पूरा ताकत लगा दी। इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड से पूरी फोर्स फिर से मंगानी पड़ी एंड पास न्यू लॉज टू कन्विक्ट रिवील्स विथ ईज, और नए नियम बनाने पड़े कि अब किसी आसानी तरीके से जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उनको पकड़ा जाए, अपराधी घोषित किया जाए। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857, दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया गया 1857 में। और लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, और लखनऊ को जो है मार्च 1858 में फिर से ले लिया गया, है ना, मतलब लखनऊ को फिर से ये लोग कैप्चर कर लिए 1857 में। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, दिल्ली हुआ था 1857 में। इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा? द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड एंड ब्रिटिश मोनार्क टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इसी 1857 की दिन थी कि जो कहीं ना कहीं रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ख़त्म हुई, वो उसका जो शुरुआत था वो 1857 ही माना जाता है। गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल वाइसराय, और गवर्नर जनरल को वाइसराय की टाइटल मिली। आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, और ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि भाई जो इनके अपने रीति रिवाज हैं, जो इनके जो अपनी मान्यताएं हैं, हम उसको भी सम्मान देंगे। तो इतनी ढेर सारी इफ़ेक्ट इसके हुए। तो अभी हम इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये कर लेंगे, बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर बता देंगे। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।